नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। 20 बरस का उत्तराखंड, उपलब्धियां, त्रासदियां और संभावनाओं पर मैं आपसे इन दिनों मुखातिब रहता हूं। उत्तराखंड राज्य के बनने की जो कहानी है, जो दशकों तक आंदोलन चला, उसके बारे में आप लोगों को, विशेषकर नई पीढ़ी को बताने का उद्देश्य केवल एक है, ताकि नई पीढ़ी जिन पर आने वाले उत्तराखंड का दारोमदार है, वे समझ सकें कि कितनी लंबी यात्रा, कितने बड़े संघर्ष, कितनी लंबी लड़ाई के बाद ये राज्य हमको मिला। आपको आश्चर्य होगा, नई पीढ़ी से कह रहा हूं, आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों के शासनकाल में जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी, तभी से पहाड़ी राज्यों के लोगों ने या पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों ने ये समझ लिया था कि उनकी समस्याओं का निदान मैदानी इलाके में बैठी सरकार बहादुर नहीं कर सकती है। इसीलिए चाहे हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, कुमाऊं और गढ़वाल का क्षेत्र हो, इन सभी ने एक अलग राज्य बनाने की मांग ब्रिटिश हुकूमत के ज़माने से ही कर दी थी। ये बात अलग है कि उन लोगों ने, उन स्वप्नदर्शी लोगों ने, उन विजनरी लोगों ने, जिन्हें लगता था कि मैदान में रहते पहाड़ों का भला नहीं हो सकता है, उनके स्वप्न को, उनके विजन को उत्तराखंड के संदर्भ में कह रहा हूं। जब राज्य मिला, सत्ता पहाड़ के लोगों के हाथों आई, तो पहाड़ के इन सपूतों ने अपने विजनरी पूर्वजों के विजन का बंटाधार कर दिया। यहाँ पर आप लोगों को एक आपत्ति हो सकती है कि पिछले 20 बरस में जिन सपूतों के हाथ में सत्ता रही, वो सपूत थे या कुछ और। तो जिनको डाउट हो वो 100 की जगह क लगा दीजिएगा, तो सपूत या क से आप अपने आप निर्धारण कर लीजिएगा। बहरहाल, मैं अतीत में जा रहा था। पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में, पिछली अपनी फेसबुक लाइव में बताया था कि वो कौन लोग थे जिन्होंने पहाड़ी राज्य की मांग अंग्रेजों के शासनकाल में ही शुरू कर दी थी। 1938 में, 1938 में कांग्रेस के श्रीनगर गढ़वाल में हुए वार्षिक अधिवेशन, यानी आज़ादी काल से पहले, जब कांग्रेस नेहरू जी के, महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए संघर्ष कर रही थी, तब एक अधिवेशन श्रीनगर गढ़वाल में हुआ था। इस अधिवेशन में स्वयं तत्कालीन कांग्रेस के शीर्ष नेता जवाहरलाल नेहरू जी ने अलग पर्वतीय राज्य बनाने की मांग का समर्थन किया था। आज़ादी के बाद लेकिन पहले तो पार्टीशन आया, उसके बाद अकाल की समस्या को झेलना पड़ा, फिर चाइना वॉर हुआ, नाना प्रकार की समस्याएं, 532 के करीब जो राज्य थे, रजवाड़े थे, उनको एक करने की जो प्रक्रिया थी, उनसे नेहरू मंत्रिमंडल को जूझना पड़ा। इसलिए अलग पहाड़ी राज्य की मांग हाशिए में चली गई। प्रथम सरकार का सारा ध्यान लग गया इन समस्याओं को सुलझाने में। कुमाऊं में दोस्तों, जो वर्तमान उत्तराखंड का कुमाऊं संभाग है, उसमें एक बड़े विचारक हुए। उनका नाम है पंडित गंगादत्त पांडे जी। 1923 में ही गंगादत्त पांडे जी ने अलग कुमाऊं क्षेत्र की बात उठा दी थी। और जब वो कुमाऊं क्षेत्र की बात करते थे तो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों इलाकों के लिए कहते थे, लेकिन मांग उनकी कुमाऊं परिषद के बैनर तले कुमाऊं क्षेत्र को अलग करने की थी। आज़ादी मिलने के बाद जब उनको अपनी मांग पूरी होती नजर नहीं आई तो बड़े दुखी हो गए। 1948 में उन्होंने कुमाऊं परिषद के सचिव हीरा बल्लभ पांडे को एक पत्र लिखा। उस पत्र की भाषा शायद आपको आम आदमी के उस दर्द से महसूस करा सके, जो अपने जन्म स्थान की उपेक्षा और बर्बादी को न केवल समझ रहा था, लेकिन उससे निजात पाने का रास्ता भी तलाश रहा था। गंगादत्त पांडे ने लिखा अपने पत्र में, जो उन्होंने अपनी परिषद के सचिव को लिखा, मैंने कभी भी धुंधले अल्मोड़ा के सूखे पहाड़ों के लिए संजोए सपनों को त्यागा नहीं है। सूखे इसलिए नहीं कि वहाँ जंगलों का अभाव है, बल्कि इसलिए कि वहाँ
उन लोगों का अभाव है जो पहाड़ को उसके गौरव का स्थान दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें। पांडे जी ने आगे याद दिलाया कि ये कुमाऊं तुम्हारा प्रांत अपने सर पर उठाए हुए है, यानी कि उत्तर प्रदेश को अपने सर पर उठाए हुए है। यह प्रकृति का उपहार है। क्या तुम लोग इस प्रकृति के उपहार को और इसके गौरव को मैदानों के उन लोगों की इच्छाओं के अधीन रखने जा रहे हो जो अपनी सिंचाई के लिए, अपने जल विद्युत के लिए सदा तुम पर निर्भर रहेंगे? देखिए गंगादत्त पांडे जी का विजन और उनका दर्द। बहरहाल आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद एक बार फिर से कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कॉमरेड पीसी जोशी ने अलग पहाड़ी राज्य की मांग उठानी शुरू कर दी। याद रहे, कॉमरेड पीसी जोशी जो अल्मोड़ा से आते थे, वो अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी, जब ये सीपीआई-एम और सीपीआई में पार्टी नहीं बटी थी कम्युनिस्ट, उसके अविभाजित पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, महासचिव थे, यानी कि सबसे बड़े नेता थे। जैसे आज एक पार्टी के डी राजा हैं और दूसरे के सीताराम येचुरी जी। इन्होंने 1952 में, कॉमरेड पीसी जोशी ने 1952 में भारत सरकार को पृथक पर्वतीय राज्य बनाने का एक ज्ञापन सौंपा। इस मांग के पीछे उनका तर्क था, उनका कहना था कि सन 1931 में कराची सम्मेलन में, जो कांग्रेस का सम्मेलन तब कराची में हुआ था, तब जो वक्तव्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था उसको लागू करने का समय आ गया है। यही वक्तव्य आने वाले समय में श्रीनगर गढ़वाल में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तब भी नेहरू जी ने दोहराया था। भारत सरकार ने इस कॉमरेड पीसी जोशी की मांग पर कोई टीका टिप्पणी करे बगैर इसको पुनर्गठन आयोग के हवाले कर दिया, रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के, जो भारत की तत्कालीन सरकार ने नए राज्यों के बनाने की दृष्टि से बनाया था। देश के विभिन्न भागों से मांगें उठ रही थी कि हमको अलग करो, अलग राज्य दो। उत्तराखंड राज्य की धारणा को कॉमरेड पीसी जोशी ने एक मजबूत आधार दिया और इसके लिए वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक जूझते रहे। इसलिए नई पीढ़ी को कॉमरेड पीसी जोशी और उनके कार्य के बारे में पता होना चाहिए। आज जिस नए राज्य में वो ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए, जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए नाना प्रकार के कपटपूर्ण कार्य करते हैं, शराब बंटवाते हैं, वोटरों को पैसा देते हैं, उस समय उनको याद रखना होगा कि इस राज्य में जिसमें वो मौज ले रहे हैं और जब विधायक बन जाते हैं, जिला पंचायत के सदस्य बन जाते हैं, ब्लॉक प्रमुख बन जाते हैं, तो सारे ठेके, मुझे बड़े अफसोस के कारण के साथ कहना पड़ रहा है, सारे ठेके अपने बेटे, भाइयों, रिश्तेदारों के नाम करते हैं। यानी कि राजनीतिक पद पाने का इनका केवल एक उद्देश्य है कि किसी भी ढंग से जो विकास के नाम पर पैसा आता है उसको लूट सके। आगे बढ़ता हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1953 में काकीनाडा में एक अपना जो अधिवेशन किया, उसमें निर्णय लिया था कि राज्यों के पुनर्गठन की मांग पूरे देश से तेजी से बढ़ रही है, तो एक आयोग बना देना चाहिए। और इस आयोग को उन्होंने 29 दिसंबर 1953, 29 दिसंबर 1953 को गठित कर दिया। श्री फजल अली साहब इसके अध्यक्ष बनाए गए। कॉमरेड पीसी जोशी के पृथक पर्वतीय राज्य की मांग लगातार बढ़ रही थी, उसकी सक्रियता बढ़ रही थी। इसे देखते हुए पंडित बद्रीदत्त पांडे ने 1954 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन टनकपुर जनपद नैनीताल में बुलाया और सम्मेलन में पृथक राज्य का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कराया। ये वही समय था जब पंजाब के हिमालयी क्षेत्र में भी अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी थी, हिमाचल प्रदेश। वहां के आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस के ही एक क्षेत्रीय नेता यशवंत परमार कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि यशवंत परमार जी जब हिमाचल प्रदेश अलग राज्य बना तो उसके प्रथम मुख्यमंत्री बने। बहुत विजनरी व्यक्ति थे और उन्होंने मजबूत हिमाचल की नींव रखी। हिमाचल की खेती, पहाड़ी क्षेत्रों में खेती पर उनका विशेष फोकस रहा। यही कारण है हिमाचल प्रदेश आज एक समृद्ध राज्य है। बहरहाल उत्तराखंड का नेतृत्व उस समय कांग्रेसी नेता बद्रीदत्त पांडे कर रहे थे। हिमाचल क्षेत्र व उत्तराखंड क्षेत्र के स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने आपसी विचार विमर्श कर एक वृहद हिमाचल का सपना देखा और उसके लिए भी कुछ समय तक संयुक्त आंदोलन चलाया।
जिसके दबाव में आकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश, जिसको तब संयुक्त प्रांत कहा जाता था, 3 हिस्सों में विभाजित करने की बात कही। राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष भी ये बात रखी, लेकिन हमारे उत्तराखंड के एक बहुत बड़े नेता, जिनका कद नेहरू जी के बराबर बताया जाता था भी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने यूपी के विभाजन को करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। गंगा जमुना की भूमि, रामकृष्ण की संस्कृति का बंटवारा करने से इनकार कर दिया। हमेशा उत्तराखंड आंदोलन के दौरान ये बात सामने आई कि उत्तराखंड बहुत पहले बन जाता यदि उत्तराखंड के एक सपूत गोविंद बल्लभ पंत इसके लिए तैयार हो जाते। बहरहाल 1954 में उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इंद्र सिंह नयाल ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत को एक पत्र लिखा, बड़ा मार्मिक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि उनके जीवन काल में पर्वतीय क्षेत्र का उत्तर प्रदेश में रहते हुए अवहेलना होनी संभव नहीं है। लेकिन किनके जीवन काल में? गोविंद बल्लभ पंत जी को उन्होंने लिखा कि जब तक पंथी जी आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम मानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र का अवहेलना नहीं होगी, लेकिन जब आप नहीं रहेंगे तब क्या होगा? क्या पर्वतीय क्षेत्र के 16 सदस्य जो उस समय होते थे, 412 सदस्य उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कोई प्रभाव रख पाएंगे? नयाल साहब ने कहा जो सरकार बनेगी वह कुमाऊं और गढ़वाल को उपेक्षा की दृष्टि से देखेगी, इसलिए कोई समाधान आप करें। उन्होंने सुझाव दिया कि कुमाऊं के सदस्यों की और गढ़वाल के सदस्यों की संख्या में उत्तर प्रदेश विधानसभा में वृद्धि कर दी जाए या कोई अन्य तरीका निकाला जाए या इसे अलग पर्वतीय राज्य बना दिया जाए। गोविंद बल्लभ पंत जी नहीं चाहते थे कि राज्य बने, जैसे बात के समय में नारायण दत्त तिवारी नहीं चाहते थे। तो पंत जी ने श्री इंद्र सिंह नयाल को जो उत्तर दिया उसमें उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में अलग पैमाने में सदस्यता प्रदेश विधानसभा के भीतर नहीं दी जा सकती है। योग्यता की कदर हमेशा होगी, इसलिए आप कतई भी चिंता मत कीजिए। यदि पहाड़ के 16 विधायक योग्य होंगे तो उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी उत्तराखंड की सुनी जाएगी। मैंने आपको बताया था नेहरू जी की सरकार ने श्री फजल अली के आयोग की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी भारत सरकार को। आयोग द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई उसकी संस्तुति के आधार पर भारत सरकार ने 14 राज्य आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के गठन करने का प्रस्ताव दिया। और इस प्रकार 1956 में भारत के संघ में कुल 20 प्रशासनिक इकाइयां अस्तित्व में आ गईं। हिमाचल प्रदेश भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ गया, लेकिन उत्तराखंड नहीं आ पाया क्योंकि हमारे एक सपूत जो देश के गृह मंत्री भी थे, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने यानी गोविंद बल्लभ पंत जी ने ऐसा नहीं चाहा। 1956 के बाद 12 प्रदेशों को बांट के 9 अन्य प्रदेश गठित किए गए। 1960 में बंबई को विभाजित करके 2 राज्य गुजरात और महाराष्ट्र बना दिए गए। 1966 में पंजाब से अलग करके हरियाणा राज्य बना दिया गया। सिक्किम का विलय करके 1975 में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1956 में ही गठित केंद्र शासित प्रदेशों में नागालैंड को, हिमाचल प्रदेश को, मेघालय को, त्रिपुरा को, मणिपुर को, अरुणाचल प्रदेश को, मिजोरम को, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और दिल्ली को 1992 में काइंड ऑफ पूर्ण राज्य नहीं मगर राज्य का दर्जा दे दिया गया। उत्तराखंड कहीं नहीं रहा। बहरहाल 1956 में फजल अली आयोग के पुनर्गठन की जो रिपोर्ट आई उससे पहले ही राज्यों के विधानसभाओं में विचार करने के बाद जो इस रिपोर्ट को संसद में पेश होना था, उस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी ये मुद्दा आया। ये जो फजल आयोग था, इसके अध्यक्ष थे पणिक्कर साहब। पणिक्कर साहब उत्तर प्रदेश को 3 भागों में विभाजित करना चाहते थे।
उनकी रिपोर्ट को गोविंद बल्लभ पंत जी ने खारिज कर दिया था। जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1956 में यह मामला आया तो इंद्र सिंह नयाल, जिनका जिक्र मैंने किया, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और विधान परिषद के सदस्य भी थे, उन्होंने जो पत्र गोविंद बल्लभ पंत जी को लिखे थे उनको सदन की पटल में रखा। इन पत्र के बारे में मैंने आपको अभी बताया और उन्होंने सदन में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पहाड़ की वर्तमान वैधानिक स्थिति असंतोषजनक है। 1956 में बोला उत्तर प्रदेश विधानसभा में। उन्होंने कहा कि राज्य की पहाड़ की वर्तमान वैधानिक स्थिति असंतोषजनक है। उन्होंने अपने भावनाओं को बड़े मार्मिक रूप से उत्तर प्रदेश विधान परिषद में रखा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मेरी आवाज़ मैं जानता हूं कमज़ोर है, उसका 412 सदस्यों वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा में या उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु ये महत्वपूर्ण अवसर है जबकि फजल अली आयोग की रिपोर्ट पर बहस हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन की कार्रवाई में रिकॉर्ड हो जाए कि मैंने पर्वतीय क्षेत्र के प्रति अपने कर्तव्य को निभाया। उत्तर प्रदेश के तब मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे तथा गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के चंद्रभानु गुप्त थे। चंद्रभानु गुप्त जी बाद में राज्य के मुख्यमंत्री भी बने, रानीखेत विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर। बहरहाल नयाल जी के प्रश्नों के बाद, उनकी मार्मिक अपील के बाद उत्तर देते हुए चंद्रभानु गुप्त ने कहा, हमको भी देख लीजिए, यानी कि हमारी सरकार को भी देख लीजिए कि क्या हम पहाड़ों के साथ न्याय कर पाते हैं या नहीं, और यदि उसके बावजूद भी आप अलग होना चाहें तो तब देखा जाएगा। इतना कहकर टाल दिया। श्री इंद्र सिंह नयाल द्वारा रचित उनकी पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, उसमें इंद्र सिंह नयाल हिमाचल प्रदेश बनने का पूरा श्रेय गोविंद बल्लभ पंत जी को देते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, वही जनता, वही आर्थिक परिस्थिति, वही समस्याएं, वही गरीबी, वही पहाड़ी और मैदानी का भेदभाव और वही देश वालों की पहाड़ संबंधी जानकारी। देश वाले मतलब मैदान के लोगों की पहाड़ संबंधी जानकारी, असहानुभूति, इन सब के होते हुए भी पंत जी ने हिमाचल प्रदेश तो बना दिया, लेकिन जहां वे जन्मे थे, जिस पर्वतीय क्षेत्र में वे जन्मे थे, उसको अलग प्रदेश नहीं बनाया। यह भेद पंत जी ने क्यों किया, ये केवल वे ही जानते हैं। ऐसा नयाल साहब ने अपनी पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान में लिखा। उत्तराखंड क्षेत्र के विकास का कभी भी ख्याल, दोस्तों सच है, उत्तर प्रदेश को नहीं रहा। जब 3 पंचवर्षीय योजनाएं, जो नेहरू जी ने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की थी, जब वो 3 पंचवर्षीय योजनाएं आ गईं, तब हमारे पहाड़ के प्रतिनिधियों को होश आया और रामनगर में, नैनीताल के रामनगर में 10 और 11 जून 1966 में कुमाऊं व गढ़वाल का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस राजनीतिक सम्मेलन में पहली बार राज्य बनाने के लिए गंभीर चिंता प्रकट हुई और चिंतन हुआ। सत्तारूढ़ कांग्रेस की पहल पर पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं पर विचार करने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता जगमोहन सिंह नेगी ने की थी। चंद्रभानु गुप्त ने तथा समापन उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी ने की थी। चंद्रभानु गुप्त एज गृह मंत्री उत्तर प्रदेश इसमें मौजूद थे। इस सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं ने पर्वतीय क्षेत्र का अपेक्षित विकास ना हो पाने की बात स्वीकारी। 1966 में इस सम्मेलन में सरकार का ध्यान तत्कालीन उत्तराखंड के 8 जनपद, जो वर्तमान में 13 जनपद हैं, तब 8 जनपद पहाड़ी क्षेत्रों के थे, उनके पिछड़ेपन की बात उठाते हुए एक वृहद हिमाचल राज्य की मांग उठाई कि पहाड़ों का विकास मैदानी क्षेत्रों के अनुकूल बनी प्रशासनिक व्यवस्था और विधानसभा से संभव नहीं है। सम्मेलन में 26 प्रस्ताव पारित हुए, जिनमें मुख्य प्रस्ताव था कि हिमालय के अन्य क्षेत्रों के हित के लिए अलग प्रशासनिक राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश बनाए गए हैं, उसी प्रकार इन 8 पर्वतीय, जो वर्तमान में 13 जिले हैं, इन 8 जिलों की उन्नति और समृद्धि के लिए भी एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाई जाए। अंतिम प्रस्ताव द्वारा एक स्टीयरिंग कमेटी मानवेंद्र शाह जी, गढ़वाल के सांसद मानवेंद्र शाह जी की अध्यक्षता में नियुक्त की गई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट
6 अगस्त 1966 को तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भेंट की, एक ज्ञापन दिया और अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया था बड़े विस्तार से कि इन 8 पर्वतीय राज्यों की असली स्थिति क्या है, यहाँ के लिए बनाई गई योजनाओं में मुख्य प्रॉब्लम्स क्या हैं। कमेटी ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश के साथ मिलान करते हुए यह भी बताया लाल बहादुर शास्त्री जी को कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो भविष्य में हम विकास की कोई आशा नहीं रख सकते। ये कहानी थी 1966 तक की। इससे आगे की कहानी मैं आपको अगले फेसबुक लाइव में बताऊंगा। बताने का उद्देश्य केवल एक है कि नई पीढ़ी समझ सकें कितना संघर्ष हुआ, कितनी मेहनत के बाद राज्य मिला, और जब राज्य मिला तो 20 वर्षों की यात्रा में उस राज्य में हमने क्या पाया। इसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। मैं 1 फरवरी के दिन, यानी कि आज से 4 दिन पूर्व उत्तराखंड गया था। तो वहाँ के अखबार की जो कटिंग है वो आपके सामने है, अमर उजाला की। दवा चाहिए तो 8 किलोमीटर दूर जाओ, दैनिक अमर उजाला कह रहा है। बागेश्वर के इड़ातोक में सड़क नहीं होने की वजह से 70% आबादी कर चुकी है पलायन। और ये नवीनतम चित्र है। 20 बरस उत्तराखंड के सपूत, सारे के सारे पहाड़ी, नित्यानंद स्वामी जी को छोड़ दें, सारे के सारे खांटी सपूत मुख्यमंत्री रहे, और हालात देखिए। बागेश्वर के ईड़ा गांव से बुजुर्ग महिला को डोली से अस्पताल ले जाते गांव के लोग। इतने दशकों का संघर्ष, इतने लोगों की शहादत, माता बहनों की आबरू पर हमला, सब कुछ हमने इन 20 वर्षों में व्यर्थ जाने दिया है। दूसरी कटिंग देखिए, ये भी 1 फरवरी 2021 की है और ये जागरण की है। कपकोट से सबसे अधिक हो रहा है पलायन। पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 23,000 लोगों ने अब तक माटी छोड़ दी है। कपकोट कौन सा जिला है, कौन से जिले में आता है, और कपकोट से कौन आते हैं आप जानते हैं। कपकोट का प्रतिनिधित्व, बागेश्वर जनपद के कपकोट का प्रतिनिधित्व श्री भगत सिंह कोश्यारी जी भी कर चुके हैं, जो इस समय महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल हैं, और एक आलीशान भी क्या कहें, सुपर आलीशान समुद्र किनारे महलनुमा राजनिवास में आराम से बैठे हैं। भगत दाबी कपकोट की पीड़ा भूल गए, पहाड़ की पीड़ा भूल गए। तीसरी खबर अगेन 1 फरवरी 2021, कपकोट के ईड़ा गांव को 23 सालों से सड़क का इंतजार। ये वही खबर जो अमर उजाला में आई थी, ये जागरण में भी आई है। 23 साल से, सॉरी, ये दैनिक हिंदुस्तान में आई है। 23 साल से ये लोग सड़क का इंतजार कर रहे हैं। 23 साल में श्री भगत सिंह कोश्यारी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, अंतरिम मुख्यमंत्री, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, भारतीय जनता पार्टी जो राम राज्य की अवधारणा को लाने का दावा करती है, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और अब महाराष्ट्र और गोवा जैसे राज्यों के राज्यपाल हैं। लेकिन 23 साल बीतने के बाद भी, जिनमें 20 साल पहाड़ियों का राज रहा है, आज तक सड़क नहीं आ पाई है। ये सबसे भयावह सच है। दोस्तों, मिलते हैं सोमवार को 4 बजे, और मैं आपको स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जो जानकारी दे रहा हूं उसका विस्तार करते हुए उस हकीकत से रूबरू कराने का प्रयास करूंगा, लाइव रूबरू कराने का, जो पहाड़ में इस समय हैं। पहाड़ी जिलों में मौजूद हमारे द संडे पोस्ट न्यूज़पेपर के संवाददाता आपको बताएंगे कि सब सेंटर जो उपचार केंद्र हैं, सब सेंटर, उसके बाद जो प्राथमिक उपचार केंद्र हैं, उसके बाद जो सामुदायिक उपचार केंद्र हैं, जिनमें राज्य सरकार दावा करती है कि समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनकी आखिर हकीकत क्या है। और हमारे साथ मौजूद होंगे वे युद्धवीर, वे पहाड़ के पुत्र पुत्रियां जो सरकार से निराश होकर अपने स्तर पर, अपने इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे उम्मीद है, आपसे आग्रह है, आपसे अनुरोध है, सोमवार शाम 4 बजे उत्तराखंड फाइटर्स के पेज पर
हमारे इस सेमिनार को जरूर देखिए, उसमें अपनी सहभागिता दीजिए। धन्यवाद।